नमस्कार। विस्तार पब्लिशर्स एवं अविरल सारे व्यूअर्स को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, जो वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, मीडिया पर्सन हैं और बहुत कुछ है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ डॉक्टर राजेश शर्मा सर का, जो आज हमारे विस्तार पब्लिशर्स के ये और पॉडकास्ट सीरीज है उसमें आए हैं। हम जानेंगे, आज उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ और बड़े नामी नामी लोगों ने विमोचन किया है और उस पुस्तक के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा से। खुलती हुई जंजीरें, ये मेरा तीसरा कविता संग्रह है। सबसे पहला मेरा आसमानों से बात चली आती है। दूसरा कविता संग्रह मेरा आया है पोएम्स ऑफ लाइफ। तीसरा है खुलती हुई जंजीरें। इसमें मेरी 80 कविताएं हैं और इन 10-15 सालों के दरमियान मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो इसमें है। दरअसल मैं कविता जब लिखता हूँ तो किसी दबाव में नहीं लिखता, किसी चीज के लिए नहीं लिखता। मेरे अंदर से कुछ फूटता है या मुझे कुछ दिखाई देता है या मुझे कुछ समझ में आता है, तभी मैं कविता को लिखता हूँ। और खुलती हुई जंजीरें नाम इसका इसलिए है कि हमारे दिमागों में, हमारी आत्मा पे बहुत सारे बोझ होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सही से नहीं जानते हैं। अचानक से एक इनलाइनमेंट हमारे अंदर होता है। हमारे दिमाग की जो जंजीरें हैं वो अचानक से कोई एक जंजीर टूटती है और एक इनलाइनमेंट होता है और हमें वो चीज समझ में आने लगती है। और जब कोई चीज समझ में आने लगती है तब आप उसकी भाषा गढ़ते हैं, तब आप कोई एक फिल्म बनाते हैं, तब कोई एक कहानी लिखते हैं, एक कविता लिखते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं। पिकासो का जो ब्लूज है वो इसी का है, वैन गॉग के जो सनफ्लावर्स हैं वो इसी की देन है। तो खुलती ही जंजीरें उस इनलाइनमेंट्स की ये कविताएं हैं जो मुझे समय समय पे महसूस हुई और मुझे अच्छी लगी। मैंने देखा, समाज को देखा, देश को देखा, दुनिया को देखा, लोगों को देखा, भावनाओं को देखा, अंतर्मन को देखा, भाषा को देखा, चुप्पियों को देखा। तो ये उसका दौर है। बहुत अच्छा सर। मैं जानना चाहूंगा कि ये पुस्तक लिखने का जो आपका विचार है, ये कब आपको आया? देखिए, मैं जब 6 क्लास में था तब से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, किताबें मंगा रहा हूँ। वो जमाना वीपीपी का था। तब इतना ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन थे, ना टेलीविजन था। तो हम खोजते थे किताबें। मैं जब जब दिल्ली आता था तब दरियागंज के चक्कर लगाता था। दरियागंज मेरा मक्का मदीना था। इसी तरह जब मेरे पास दो कारों के पैसों की किताबें थी तब उसके बाद मैंने अपनी पहली कार खरीदी। यानी कार मेरी प्रायोरिटी में नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी में किताबें थी। आज भी मेरे पास 10,000 से ज्यादा किताबों का कलेक्शन है और एक जमाने से पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ मैं। और जमाना हो गया लिखते हुए, लगभग 1,000 साहित्य किताबों पे लिखा है। आजकल मैं बरेली का इतिहास भी लिख रहा हूँ। वसीम बरेलवी जो अंतर्राष्ट्रीय शायर है उनकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। सिनेमा में मेरी 4 किताबें आ रही हैं, क्लासिक सिनेमा पे, पैरल सिनेमा पे, आर्ट सिनेमा पे और पॉपुलर सिनेमा पे। तो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपने शायद एक मूवी भी की थी अलीगढ़। हाँ, मूवी भी किया है मैंने। और अलीगढ़ में तो मनोज बाजपेयी जी के साथ और राजकुमार राव के साथ काम किया है। और उस फिल्म को मैंने बरेली में इंट्रोड्यूस किया और बरेली में ही उसकी शूटिंग 55 दिन तक चली। उसके बाद बरेली की बर्फी भी मेरे पास आई, मिसेज अय्यर मेरे पास आई थी और बरेली की रेकी वेकी की। लेकिन बरेली में एयरपोर्ट ना होने की वजह से फिर वो शूटिंग हमने लखनऊ में की। जैसे ये पुस्तक का नाम है खुलती हुई जंजीरें। जैसा हम देख पा रहे हैं कि शायद ये लोगों की मानसिकता के बारे में, जो उनकी बेड़ियां होती हैं, जो उनकी रूढ़िवादी सोच होती है, शायद उसके बारे में ये उजागर करती है या कुछ और है? नहीं, किसी भी लिटरेचर को आप ना किसी दायरे में बंद नहीं कर सकते। अब जो भी कविताएं हैं तो हर कविता अपने से अलग अलग सब्जेक्ट रखती है, अलग मायने रखती है। तो कविताओं में अलग अलग विषय हैं, अलग अलग समय समय पे जो मुझे महसूस होता रहा। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको अंदाज होगा कि कोई मैंने कलाकार पे लिखी है, कोई मैंने परंपरा पे लिखी है, कोई मैंने सरकार पे लिखी है, कोई मैंने विद्रोह पे लिखी है, कोई मैंने बच्चों पे लिखी है, कोई अपनी माँ पे लिखी है। तो वैरायटी है इसमें कविताओं की। सही बात है। अब जब माँ का जिक्र हो गया है तो माँ की बात ना करें तो वो एक अन्याय होगा। हमें बताइए कुछ थोड़ा अपने मदर के बारे में, कैसी थी वो, क्या नाम था, पहले नाम? हाँ, मेरी माँ का नाम जनक दुलारी शर्मा था। जनक दुलारी यानी कि सीता जो थी वो जनक दुलारी थी, है ना। जनक और पुत्री भी कहते थे। हाँ, और बड़ी डायनेमिक थी वो। अधिकारी थी, प्रशासनिक अधिकारी थी और बड़े
दबंग तरीके से और बड़े शान के तरीके से वो रहती थी। और उन्होंने हम दोनों भाई बहनों को ऐसे संस्कार दिए, उन्होंने हमारे पालन पोषण इस तरीके से किया कि मैं और मेरी बहन आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम लोग मतलब कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, कितनी भी खराब कंडीशंस हो हम सरवाइव कर सकते हैं। ये हमारी माँ की शिक्षा थी, हमारी माँ का जो हमें बड़ा करने का एक तरीका था उनका, वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही गजब था। हम तो अपनी माँ को रोज याद करते हैं और रोज नमस्कार करते हैं। बहुत खूब। जैसा कि हमें पता चला माता जी के बारे में, आपके फादर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे या नहीं, मेरे lenient थे? फादर बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत ही साधु व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे। मैं अपनी परवरिश में, अपनी पर्सनैलिटी में जो सबसे बड़ी चीज महसूस करता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज से रोका नहीं। मैंने जो भी चीज, जो भी विषय एक्सप्लोर करने चाहे, उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि तुम इसे एक्सप्लोर करो। जी। शायद ये जानते हुए कि उसमें खतरे भी हैं, उसमें नुकसान भी है, लेकिन उन्होंने जीवन को मुझे मेरे हिसाब से जीने दिया। उन्होंने मुझे एक सेपरेट यूनिट की तरह डेवलप किया, ना कि अपने पाश में या अपने ग्रिप में पालने की कोशिश करी। और मुझे लगता है कि आजकल का जो जेनजी है वो भी इसी तरह के तरीके से जीना चाहता है, और वो भी किसी तरह ग्रिप नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक अपने आप में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तो उसको डेवलप होने के लिए एक पूरा एटमॉस्फेयर तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने सर बताया कि हम लोगों को कि जो आजकल की यूथ है, आजकल की जनरेशन है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप इनोवेटिव यूनिवर्सिटी बरेली में आप मास कॉम एंड जर्नलिज्म के डीन हैं। आप काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो क्योंकि आपकी परवरिश जैसी हुई कि आपको बिल्कुल एक ओपन एनवायरनमेंट मिला, आपको कोई रोक-टोक नहीं मिली। लेकिन फिर भी आज की जनरेशन को एक थोड़ा दायरा रखने की पेरेंट्स को कितनी आवश्यकता है? देखिए, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि उनके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले के जो हमारी जनरेशन थी, हमारे पास कंफ्यूजन बहुत होते थे, और उसमें जो इनको कंफ्यूजन नहीं होता था वो बहुत आगे बढ़े, जिनको जो विजनरी कहलाए। तो आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, अपने चीजों पे फोकस हैं, कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे कमाना है, कैसे खड़े होना है। लेकिन हाँ, थोड़ी जल्दबाजी में है, थोड़ा एंजाइटी ज्यादा है, कुछ अच्छाइयाँ बढ़ी हैं तो कुछ कमियां भी आई हैं। लेकिन मुझे तो आजकल के यूथ पे बहुत नाज होता है, मुझे बहुत सारी संभावनाएं मैं यूथ में देखता हूँ। और उनका बेबाक होना, उनका फोकस होना, उनका अपनी चीजों में सफाई होना, अपनी उनके दृष्टि का साफ होना, ये बहुत बढ़िया है उनके अंदर, और ये उनको दूर तक ले जाता है। जी, जी, जी। थोड़ी पुस्तक की बात करते हैं सर। जैसा कि क्योंकि मैंने पढ़ी है, ये पर्सनली पढ़ी है सर की पुस्तक, और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी अभी ये, आप सर इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न से। तो ये मैं सर जानना चाहूँगा कि जैसे इसकी जो भाषा है, कहीं-कहीं ऐसे भी शब्द हैं जिससे कोई असहज हो सकता है। कोई महिला अगर पढ़ रही है या कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे अपनी पुस्तक देखिए, के बारे में कि जो लोग बौद्धिक हैं बहुत देखिए? वो असहज नहीं होते। जी, जिस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, शायद वहां पर वही शब्द चाहिए था। अगर उसकी जगह हम कोई माइल्ड शब्द लिखेंगे तो वो अपना अर्थ पूरा नहीं करता। सही बात। और शब्द कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आपके ऊपर कोई आघात कर रहे हैं। जी, आपको खुलना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको शब्दों तक जाना पड़ेगा, आपको उस ज्ञान तक जाना पड़ेगा, और यही एनलाइटमेंट है, यही प्रकाश की तरफ जाने की प्रक्रिया है। बहुत खूब। तो हम सर चाहेंगे कि आप एक कोई अपनी जो फ़ेवरेट रचना हो, अपनी पुस्तक में से सुनाएँ? जी, फेवरेट तो मेरी सारी हैं। हाँ, आपकी फ़ेवरेट, And मेरी फ़ेवरेट है, मैं बताना चाहूँगा लोगों को, मेरी फ़ेवरेट है, एक इसमें कालीन करके है, जो मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पे पसंद आई। और बाकी आप अपने-अपने। चलिए मैं सुना देता हूँ जो सामने आ गई। व्याकरण। बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर पैदा किए जाते रहे हैं रास्ते, कभी हाथों से, कभी गैती से, कभी तोप से, कभी डायनामाइट से, और कभी सिर्फ इरादे भर से। रास्ता बनाने के रास्ते निकलते भी हैं और नहीं भी। योजनाएं बनती हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं, अमला खड़ा होता है, मुहिम छेड़ी जाती है, और रास्ता फिर भी नहीं निकल पाता। रास्ता बनाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें भी योजना पूर्वक चट्टानें रख दी जाती हैं। इन चट्टानों को हटाने के हथियार औजार अलग हैं। जिनके पास वे नहीं, वहां चट्टानें स्थिर हो जड़ हो जाती हैं। चट्टानों का भी एक व्याकरण और समीकरण होता है, यानी कि पूरा तकनीकी हिसाब किताब।
बड़ी से बड़ी चट्टान के आधार पर एक छोटी सी चट्टान सहारा दिए होती है, या फिर कई छोटी चट्टानें एक साथ बड़ी चट्टान के आकार से फोड़ ले रही होती हैं। रास्ता बनाने के लिए नीचे से ऊपर तक के खेल को समझना जरूरी है। रास्ता बनाने के लिए नीचे से ऊपर तक के खेल को समझना बेहद जरूरी है, या फिर फरहाद जैसा हो। बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी जो रचनाएं हैं, जैसे हम अब बचपन में जैसे अब स्कूल में पढ़ते थे, कभी सारे कवियों का पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद समझ नहीं आता था एक बार में, फिर टीचर समझाती थी कि कवि क्या कहना चाहते थे। जो जिनका अध्ययन पूरा है, वे लोग जिनका अध्ययन पूरा है, वे तो समझ लेंगे। लेकिन जो एक जो नवांकुर या हम कहें कि बहुत अभी नए नए लेखक बने हैं या युवा वर्ग, क्या समझ पाएगी उतनी आसानी से, या आपको उसका भी एक पुस्तक निकालनी पड़ेगी कि मेरी इन रचनाओं का निष्कर्ष या नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं भावना है। में। देखिए, मैंने कहा ना कि अच्छी फिल्म देखने के लिए, एक अच्छी आर्ट को समझने के लिए आपको उसका जानकार होना चाहिए, या उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार इस तरह की कविताओं को पढ़कर, बार बार इस तरह की पेंटिंग्स को देख के, बार बार इस तरह की फिल्मों को देखकर। सारी फिल्में क्लासिक थोड़ी हैं, नहीं है। कुछ ही फिल्में हैं। तो क्लासिक हो जाना, अच्छी बना देना, भाषा का थोड़ा सा परिमार्जन होना, ये तो आपको दिमागी स्तर पे, आपको चेतना के स्तर पे, आपको व्यवहारिक स्तर पे ऊपर उठाता है। तो आदमी ऊपर उठने की प्रक्रिया करता है ना। ये तो जरूरी नहीं है कि सबको सस्ता समझ में आ रहा है, खराब समझ में आ रहा है तो हम उस तरह का लिखें। हम जैसा लिखते हैं, हमारा अपना पाठक वर्ग है। बट आप विश्वास मानिएगा, जितने भी लेखक सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं और बड़े मार्मिक तरीके से लिखी गई हैं। आप जब पढ़ेंगे, ये पहली रचना जब आप खोलेंगे पुस्तक को, पहली रचना पढ़ेंगे, आपका मन करेगा कि लेखक को संपर्क किया जाए, उसे बधाई दी जाए, शुभकामनाएं दी जाएं और तारीफ की जाए। रात के 2 बजे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मन कर जाएगा कि अभी डिस्टर्ब किया जाए। मैं इसी बात के साथ मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर विस्तार पब्लिशर्स से थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहें। हाँ, विस्तार पब्लिशर, ये अलग बात है कि पब्लिकेशन की दुनिया में नवांकुर है, अभी नया है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है, आप किताब को देख रहे हैं, किताब का गेटअप देख रहे हैं, किताब का जो पेजेस हैं, जो अगर अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, छपाई की बात करें, पेज की बात करें, इसके हार्ड बाउंड की बात करें, पेपर बैक की बात करें, या इस तरह से जो नए किस्म की जो फ्लैपिंग्स दी गई हैं पेपर बैक में, उसकी बात करें, और इसका खास तौर से पेपर, जो जिस जिस किस्म का पेपर इन्होंने लगाया है, तो प्रोडक्शन के तौर पर ये एक बहुत ही विश्वसनीय किस्म का प्रकाशक है, और धीरे धीरे अच्छी किताबों की तरफ जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि भविष्य में इन्हें अच्छे अच्छे राइटर्स की अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी, और किसी पब्लिशर को तभी ऊंचाइयां मिलती हैं जब उसके पास अच्छे लेखक होते हैं। तो अच्छे लेखकों के साथ जाना चाहिए, और अपने आप को एक खास किस्म की ग्रेविटी देनी चाहिए, खास किस्म का वजन अपने अंदर लाना चाहिए। वही आपको ऊंचे और नए मुकाम देगा। इसी बात के साथ हम लोग मैं सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि सर ने जो बोला है, और आप गौर कीजिएगा, सर ने जो बोला है सत्य बोला है। और मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ, सर आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विस्तार पब्लिकेशन को। आप लोग तरक्की करें और अच्छी अच्छी हमारी किताबें भी आपको मिलें। शुभकामनाएं सर आपकी पुस्तक के लिए, बहुत बहुत कि आप धन्यवाद। बहुत खरीदे, बहुत पुस्तकें बिके, बहुत बहुत और हम फिर धन्यवाद। दोबारा पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर।